तो दोस्तों कहते हैं कि अभी मेहनत करते रहो जनाब, देखना ब्रेंड और ट्रेंड दोनों में एक दिन आपका ही नाम होगा। अगर आज आप मेहनत करोगे तो एक दिन देखना जो ब्रेंड होगा ट्रेंड होगा आपका दोनों में नाम होगा। तो दोस्तों मैं विवेक सिंह राजपूत आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं अपने VSR अड्डा पे। तो आज मैं लेकर आया हूं बिहार SSC का सेट नंबर 13। ऑलरेडी सेट नंबर 12 तक अपलोडेड हो चुका है, ये आपका सेट नंबर 13 है। तो वैसे बच्चे जो अभी तक नहीं देख पाए हैं किसी वजह से, वो अपना जाएं VSR अड्डा पे और जाके वो अपने तैयारी को मजबूत बनाएं और 2024 में एक सीट को कंफर्म करें। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आज का हम पहला सवाल लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। मतलब कहने का मतलब हुआ कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट था उसके लिए जो सबसे पहले लाई गई थी, वो कब लाई गई थी सर? तो ये आपका 1909 में मार्लो मिंटो सुधार में आया था सर। कब आया था सर? तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार में आया था। मैं थोड़ा मार्ले मिंटो सुधार के बारे में आपको बता दूं कि 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अर्थात भारतीय परिषद अधिनियम 1909 से पहली बार केंद्रीय विधान परिषद हेतु मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक व्यवस्था की गई। इसी सुधार के तहत जाति, वर्ग, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई, जिसमें प्रेसिडेंसी, कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा जमींदारों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। इसलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं सर, संविधान की विशेषताएं और उनके स्रोत में से कौन सही सुमेलित है। तो इसमें कौन सही सुमेलित है वो हम चेक कर लेते हैं। तो विधि का शासन अमेरिकी संविधान से लिया गया है? बिल्कुल नहीं सर। फिर आपका राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति कनाडाई संविधान से लिया गया है? बिल्कुल नहीं। सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलियाई संविधान से ली गई है? सही है। समानता और बंधुता फ्रांसीसी संविधान से ली गई? सही। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा सर? सी नंबर 3 और 4। अगला हम देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में आती है सर? तो अनुच्छेद 61 में आती है। ठीक है, सही है ये। राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति किस में आती है सर? अनुच्छेद 72 में आती है। और भारत का महान न्यायवादी ये किस में आता है सर? तो अनुच्छेद 76 में आता है। और संसद का सत्र अवसान तथा भंग करना अनुच्छेद 85 में आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा सर? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम देखते हैं कि विधानसभा में सीटों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है और ये सवाल ज्यादातर आता भी है कि विधानसभा में सीटों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। तो सर अधिकतम जो सीट हो सकती है वो 500 हो सकती है, जो सबसे मिनिमम हो सकती है, जो न्यूनतम हो सकती है वो आपकी 60 हो सकती है। तो मैक्सिमम पूछेगा तो 500, न्यूनतम पूछेगा तो 60। चलिए अगला है सवाल, निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो जब भी ऐसे आता है तो पहले हम देख लेते हैं सर, तो कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहले देखते हैं पहला कथन, संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 339 के बीच निर्वाचन आयोग का वर्णन है। बिल्कुल वर्णन है सर। निर्वाचन आयोग के सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। बिल्कुल। मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण नहीं करता, ये भी सही है सर। फिर अगला है, निर्वाचन आयोग के सदस्य 6 वर्षों की अवधि या 62 वर्ष की उम्र में दोनों में से जो पहले हो के लिए पद ग्रहण करते हैं, ये गलत है सर। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? डी हो जाएगा। अगला है, किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों से पारित विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है? किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग सर? अनुच्छेद 111। अगला है, संसदीय समितियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहले देखते हैं, कथन पढ़ लेते हैं सर। तो यह समितियां कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिल्कुल सही है सर। यह विभिन्न विभागों द्वारा किए गए खर्चों, भ्रष्टाचार के मामलों आदि की जांच करती है। बिल्कुल सही है। समितियां केवल सदन के अधिवेशन के समय ही कार्यरत रहती है, ये गलत है सर, ये गलत है। ये समितियां सदन के दैनिक कार्यों में भी भूमिका निभाती है। सही है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित अनुसूचियों में
कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं। दूसरी अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते। तीसरी अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ, सही है। और चौथी अनुसूची विभिन्न राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, गलत है ये। पांचवी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, ये आपका गलत है, सॉरी, ये भी आपका सही है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हैं तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करेगा। मतलब कहने का मतलब हुआ कि राज्यसभा प्लस में लोकसभा दोनों की बैठक एक साथ बैठे हुए हैं, उसमें क्या हुआ कि पता चला कि इसमें से लोकसभा के जो अध्यक्ष है वो नहीं अवेलेबल है, तो उस टाइम पे कौन अध्यक्षता करेंगे सर, तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेंगे। कौन करेंगे सर, लोकसभा का उपाध्यक्ष। अगला है सर, सिंधु सभ्यता संबंधित है, किस युग से संबंधित है सर, तो सर ये आपका आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। चलिए अगला है वैदिक नदियां और उनका आधुनिक नाम। तो कुंभा को सर पहले हम क्या बोलते थे सर, आधुनिक नाम आज क्या हो गया है, कुंभा का। तो कुंभा का आधुनिक नाम काबुल हो गया है। परुसनी का क्या हो गया सर, रावी हो गया है। सदानीरा का गंडक हो गया है और समुद्री का सतलज हो गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सर वो क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सर बी। बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं सर। अगला सवाल आपके सामने है सर, बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि बौद्ध ग्रंथ एवं उनके रचनाकार के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है। गलत पूछ रहा है, तो देख लेते हैं। इनका ग्रंथ है और इनका रचनाकार है, तो दोनों को देख लेते हैं पहले कौन कौन लिखा है। तो मिनी पन्ही क्या लिखे हैं सर, तो नागसेन, सही है। माध्यमिका कारिका किसने लिखा है सर, नागार्जुन, सही है। अभिधम कोश ये किसने लिखा है सर, तो वसुबंधु लिखे हैं। और विशु दिगम ये अश्व घोष नहीं लिखे हैं सर, ये क्या लिखे हैं सर, ये बुद्ध घोष लिखे हैं, ये गलत है। अगर हम पूछेगा तो क्या लिखोगे आप, बुद्ध घोष, ठीक है, बुद्ध घोष लिखे हैं। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, डी नंबर। चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं सर। अगला सवाल क्या बोलता है सर कि किस विद्वान का मानना था कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना था। तो किनका मानना था सर, तो जियाउद्दीन बर्नी का। थोड़ा सा इसके बारे में मैं चर्चा कर लूं कि बर्नी की प्रसिद्ध पुस्तक है तारीख ए फिरोज शाही एवं फतवा ए जहांदारी। बर्नी का मानना था कि बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना था, क्योंकि अधिकांश व्यापारी हिंदू थे एवं मुनाफाखोरी से वो आम जनता का शोषण करते थे। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ था। सबसे पहले कौन सा हुआ था, पहले अब लिख लो। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह कब हुआ था सर, तो वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ था। कब हुआ था, 1806 में। फिर कोल का विद्रोह कब हुआ था सर, तो ये आपका 1831 में हुआ था। फिर कच्छ का विद्रोह कब हुआ था, तो ये आपका 1819 में हुआ था। बंगाल का सिपाही विद्रोह कब हुआ था, तो ये 1764 में हुआ था। ठीक है, तो कौन सबसे पहले कौन सा हुआ, तो सर सबसे पहले सबको पता है 1764 पहले आता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, ए नंबर, बंगाल का सिपाही विद्रोह। चलिए अगला है, 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा था कि अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। किसने कहा था, तो ये कहते सर टेलर और ऑट्रम ने। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। किसे माना है सर, तो लॉर्ड मिंटो को। किसको माना है सर, लॉर्ड मिंटो का। आखिर ऐसा क्यों माना है सर, तो मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। लॉर्ड मिंटो के प्रोत्साहन से ही मुस्लिम लीग का गठन 1906 में किया गया था। मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया था, तो 1906 में किया गया था। साथ ही पृथक निर्वाचन मंडल भी इनकी ही देन थी। इन्हीं दोनों कारणों से ने राष्ट्रीय आंदोलन में मतभेद उत्पन्न किया, जिससे अंततः देश का विभाजन हुआ। ये लॉर्ड मिंटो का ही देन है सर। चलिए अगला है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना में कौन सम्मिलित नहीं थे, तो सर इसमें एमजी रनाडे सम्मिलित नहीं थे। अगला सवाल है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। किसको सर, तो चौरी चौरा हत्याकांड को। अगला है सर,
भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? कहाँ पे स्थित है सर? तो ये इनका स्मारक फिरोजपुर में स्थित है। ठीक है। अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? तो शक्र सिंह ने। किसने लिया था सर? शक्र सिंह ने। अगला है, पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर किसे नियुक्त किया गया था? किसे नियुक्त किया गया था सर? तो आपका चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है? कौन सा जल डमरू मध्य काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है? कौन है सर? तो ये है आपका बास्पोरस जल डमरू मध्य। अगला है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन होता है सर? तो ये आपका 22 दिसंबर होता है। कौन सा होता है सर? 22 दिसंबर होता है। नेक्स्ट है, दो समानांतर भ्रमों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है? तो इसको ब्लॉक पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं सर? ब्लॉक। थोड़ा इसके बारे में बता दूं कि दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। ब्लॉक पहाड़ पर ऊंचे पठारों या चौड़े गुंबदों में बनते हैं। जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का चट्टान ऊपर उड़ जाता है या दो भ्रंश रेखाओं के मध्य चट्टानों को छोड़कर किनारे वाली चट्टानों के धंस जाती है तो ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। जर्मन की राइन वैली, फ्रांस में वासजेस पर्वत, जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। चलिए अगला, दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें क्या है सर? तो जिसमें बालू के कणों का अनुपात अधिक और मृतिका की मात्रा कम होती है, वही क्या कहलाता है सर? दोमट मिट्टी। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पूछ रहा कि पवन है, ये पवन दिया हुआ, एयर हुआ, एयर विंड हो गया, इधर कंट्री होगा। बताइए कि कौन कहाँ बहता है? तो चलिए थोड़ा मिला लेते हैं। मिला लेंगे तो ऑटोमेटिक आपको पता है। पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? कि इसमें से नहीं है। ठीक है, तो आपको बता दूं कि ये मिस्टर ऑस्ट्रेलिया ये गलत है, बाकी सब क्या है सर? ये सब सही है। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा सर? डी नंबर। नेक्स्ट है, इसका देश और उसका मुद्रा। कौन सा देश है, कौन सा उसका मुद्रा है? तो चलिए इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछ रहा है। तो चलो, बहरीन की राजधानी कौन सा है सर? मनामा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बहरीन का राजधानी कौन सा है? मनामा। इसके मुद्रा कौन सा है सर? इसके मुद्रा है दिनार। फिर मंगोलिया की राजधानी कौन सा है सर? उलान बटोर। कौन सी है सर? उलान बटोर। ठीक है, और इसकी कौन सी है मुद्रा? तुगरिक। मलेशिया की राजधानी क्या है सर? तो यह है कवाला लंपुर। कौन सा है ये? कवाला लंपुर। ठीक है, और इसकी कौन सी ऐसी? रिंगरिट। इजराइल की राजधानी कौन सी है सर? तो इजराइल की राजधानी है जेरूसलेम। और यहाँ की डॉलर नहीं है सर मुद्रा, यहाँ की मुद्रा कौन सा है? न्यू सिकिल। कौन सा है सर? न्यू सिकिल। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा सर? डी नंबर। चलिए अगला सवाल है, सिंधु नदी अब अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल है। सिंधु नदी जो अब अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल कौन सा है सर? इसका उद्गम स्थल है कैलाश हिमानी। चलिए अगला है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो जब भी ऐसा सुमेलित के लिए आता है तो पहले देख लो। तो चलो देख लेते हैं। ये स्थान का नाम दिया हुआ है, ये आपका किसका है सर? ये स्थान है, मतलब बोले तो स्थल का नाम है। ठीक है, अब इधर क्या है सर? इधर खनिज का नाम है कि कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है। तो देखो, खेतड़ी में तांबा पाया जाता है, बिल्कुल। नवेली में लिंगनाइट पाया जाता है। जादूगोड़ा में सर यूरेनियम पाया जाता है। और उंदेरमुख में लोहा पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा सर? बी नंबर। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है, कौन सा है सर? तो महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। अगला है, इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? किसने दिया था सर? तो मोहम्मद यूनिस ने दिया था। ठीक है, चलो अगला है, मध्याह्न भोजन
हेतु किसके द्वारा प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है? जो दो मिड डे मील जो होता है, मिड डे मील किसके द्वारा प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है? किसके द्वारा की जाती है सर? तो ये आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा की जाती है। चलिए अगला सवाल है, समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है सर? तो आपका परिवार नियोजन। ठीक है, अगला सवाल है और ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है सर। अगला सवाल है आपके बीच कि भारत में, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये, कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? कब आरंभ हुआ सर? तो आपका 2 अक्टूबर 1952 में आरंभ हुआ। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में। काली क्रांति संबंधित है। काली क्रांति किससे संबंधित है सर? तो आपका कोयला उत्पादन से संबंधित है। किससे उत्पादन से है? तो कोयला संबंधित से। कच्चा तेल उत्पादन किससे संबंधित है? तो ये भी सर काली क्रांति से ही संबंधित है। ठीक है, फिर सरसों उत्पादन भी तेल से है। चलिए मत्स्य उत्पादन नील वाला है। चलिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान है, क्या है सर? तो 111 है। अगला सवाल देखते हैं, रसायन क्षेत्र में 2023 के लिए निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? किसे नहीं किया गया? तो वो है सर आपका डू विस्मैन। अगला है, एशियन गेम्स 2023 में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? किसमें सर? तो शूटिंग में। किसमें सर? शूटिंग में जीता है। अगला सवाल है, प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय संकलित भाषा दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है सर? तो 23 सितंबर को। अगला है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना अनुमानित की है? कितना अनुमानित की है सर? तो ये आपका 6.7% है। कितना है सर? 6.7%। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है? तो आपका बिहार राज्य के द्वारा किया गया है। ठीक है, इसमें क्या है थोड़ा इसके बारे में बता दूं कि महिलाओं को नया रोजगार शुरू करने के लिए 10 लाख की राशि प्रदान करने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, सतत विकास रिपोर्ट 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो सर प्रथम स्थान पे फिनलैंड है। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक मंच की बैठक 2023 में कहाँ आयोजित किया गया है? ये कहाँ पे आयोजित किया गया सर? ये आपका दावोस में आयोजित किया गया। ठीक है, और पूछ देगा कि इसका थीम क्या रखा गया था? तो कॉपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। ठीक है, अगला है, आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? किसे नामित किया गया सर? तो शाहरुख खान को नामित किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि किस मंत्रालय द्वारा साथी पोर्टल को लॉन्च किया गया? किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो सर कृषि मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, वेन वान थुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? कहाँ के बने हैं सर? तो ये वियतनाम के बने हैं। कहाँ के बने हैं? वियतनाम के बने हैं। चलिए अगला सवाल है, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है सर आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, कितना है सर? तो इसका 79% है सर। चलिए अगला देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो सर ये आपका 2030 तक रखा गया। कब तक रखा गया है सर? तो ये 2030 तक रखा गया। नेक्स्ट है, पुस्तक द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखा गया है सर? तो सर ये लिखा गया है रूपा पाई के द्वारा। किनके द्वारा लिखा गया है सर? रूपा पाई के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम देखते हैं सर, और ये बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके बीच आते हुए कि 21वीं एशियाई गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो सर कहाँ पे सर? तो ये कतर में किया जाएगा। कहाँ पे? कतर में किया जाएगा। और थोड़ा सा चलो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, अगर इसमें ये पूछ रहा है 21वीं, ठीक है, अगर पूछेगा 19वीं कहाँ पे हुआ था? तो ये आपका चीन में। कहाँ हुआ था? चाइना में। कब? तो 2022 में।
ठीक है। फिर 20वीं पूछेगा, 20वीं कब हुआ था, तो ये आपका 2026 में जो होने वाला है, ये जापान में। कहाँ सर, जापान में 2026 में। और 21वीं जो होने वाला है वो 2030 में होगा। ये कहाँ पे होगा सर, तो ये कतर में होगा। कहाँ पे होगा, कतर में होगा, 2030 में होगा। यही अगर 22वां पूछेगा कि 22वां कब होगा, तो 22वां सर आपका ये सऊदी अरब में होगा। कहाँ पे सर, यूएई में होगा, सऊदी अरब में होगा। कब होगा, तो 2034 में होगा। ठीक है, चलिए अगला है, जब प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो सर ये परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है सर, ये परिवर्तित हो जाता है। अगला है, एसआई पद्धति में कितने मूल मात्रकों को स्वीकार किया गया है, तो ये 7 है सर, जिसको बोलते हैं ना फंडामेंटल यूनिट, वो कितने हैं सर, 7 ही हैं। ठीक है, अगर नाम पूछेगा तो नाम बता दूं, लेंथ का मीटर होता है, मास का किलोग्राम होता है, समय का सेकेंड होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ताप का केल्विन होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है जिसको कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं, फिर पदार्थ की मात्रा को मोल कहते हैं। ठीक है, चलिए ये 7 थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने का प्राकृतिक सूचक है, कौन सा है सर, तो लिटमस भी है, वनीला भी है, हल्दी भी है और लौंग भी है। यानी कि जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा सर, डी नंबर होगा। चलिए अगला सवाल है, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करता है सर, तो संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसको क्या बोलते हैं सर, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके बारे में बता देता हूं थोड़ा कि फाइबर ऑप्टिकल संपूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी प्रविधि है जिसकी मदद से प्रकाश का संचरण बाल की तरह पतले और मुड़ने वाले तंतुओं से होता है। यह तंतु पारदर्शी कांच अथवा प्लास्टिक के बने होते हैं। प्रकाश तंतु का प्रयोग आंतरिक अंगों का परीक्षण करने तथा टेलीफोन केबल्स के रूप में किया जा सकता है। किसका सर, ऑप्टिकल फाइबर। अगला है सवाल है सर कि बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है, तो कौन है सर, ये आपका जिंक ऑक्साइड है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, मेढक के संबंध में निम्नलिखित में असत्य कथन कौन सा है, मेढक के संबंध में, तो आप देख लेते हैं। त्वचा से सांस लेता है, बिल्कुल लेता है सर। शीत रक्त प्राणी है, बिल्कुल है सर। ये उभयचर वर्ग की अंतर्गत आते हैं, बिल्कुल आते हैं सर। कायांतरण में आंत बड़ी हो जाती है, नहीं सर, ये गलत है, ये गलत है। मेढक के कायांतरण में आंत छोटी हो जाती है। क्या हो जाती है सर, आंत इसकी छोटी हो जाती है, बड़ी नहीं होती है सर, छोटी हो जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, सी नंबर हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सी रसायन मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रूप से पाई जाती है, जो मच्छर भगाने वाला दवा तो उसमें क्या रहता है सर, तो इसमें रहता है सर एलिथ्रिन। क्या रहता है सर, एलिथ्रिन रहता है। चलिए अगला है, एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है, एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है सर, तो एक कार्बन क्रेडिट का मान 1000 किलोग्राम होता है। ठीक है, चलिए, मानव शरीर के भार का कुल कितना हिस्सा ऑक्सीजन होता है, मानव शरीर के भाग का कुल कितना हिस्सा ऑक्सीजन होता है, तो सर 65% ऑक्सीजन होता है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो थोड़ा देख लेते हैं सर। चलिए, मैग्नीशियम का आतिशबाजी बिल्कुल, मैग्नीज का फर्टिलाइजर बिल्कुल, टंगस्टन का इलेक्ट्रिक बल्ब बिल्कुल, और तांबा का गैल्वीकरण ये गलत है सर। ठीक है, ये क्या है सर, ये गलत है ये, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, फास्फोरस का कौन सा अपरूप अंधेरे एवं वायु में रखे जाने पर स्वतः जल उठता है, कौन सा है सर, तो ये है आपका श्वेत फास्फोरस, जो कि अंधेरे एवं वायु में रखने के साथ ही ये खुद ब खुद क्या होता है सर, ये जल जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है, जो अम्ल का जो वर्षा होता है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा किसका रहता है सर, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का रहता है। इसको क्या बोलते हैं सर,
सल्फ्यूरिक एसिड, इसका मात्रा बहुत ज्यादा होता है सर। चलो थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि अम्ल वर्षा में सामान्यतः सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की मात्रा सर्वाधिक लगभग 70% होती है। पूछेगा कितना प्रतिशत सर, तो लगभग 70% होती है। ठीक है। वातावरणीय प्रदूषण, औद्योगिक निःसृतों एवं प्रकृति में होने वाले विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रम ऑक्साइड जैसे वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाकर पृथ्वी पर गिरती है। ठीक है। चलिए अब अगला सवाल थोड़ा देख लेते हैं सर, और ये बहुत बेहतरीन सवाल है, आपके बीच आ रहा है कि मांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया, सॉरी मांस बोल रहा हूं, सांस लेने, किसकी सर, सांस लेने में मांस बोल रहा था। सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती है। जब हम सांस लेते हैं या छोड़ते हैं तो कौन सा गैस है जो प्रभावित नहीं होता, तो वो है सर आपका नाइट्रोजन। कौन सा है सर, वो नाइट्रोजन है। अगला है मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है सर, तो सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो स्टेपीज होती है। अब थोड़ा इसके बारे में बता देता हूं कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है जो मनुष्य के कान में पाई जाती है, जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो जांघ में पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है सर, फीमर। फीमर कौन सी है, ये सबसे बड़ी फीमर, ये जो आप देख रहे हो फीमर। और सबसे छोटी स्टेपीज। फीमर कहां पे पाया जाता है, जांघ में पाया जाता है, और स्टेपीज कहां पाया जाता है, कान में पाया जाता है। ठीक है। वयस्क मानव में 206 अस्थियां पाई जाती है जो कि कंकाल तंत्र का निर्माण करती है। मानव का कंकाल तंत्र मुख्यतः 2 भागों में बटा होता है। कुल कितनी होती हैं सर अस्थियां, तो कुल 206 अस्थियां होती हैं। कितनी होती है सर, 206 होती है। चलो अगला है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है सर, तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है सर, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अगला है निम्नलिखित तत्वों में से पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। सबसे भारी, तो वो है सर आपका यूरेनियम। क्या है सर, यूरेनियम। थोड़ा इसके बारे में बता दूं कि पृथ्वी पर सबसे भारी तत्व यूरेनियम है, जिसका परमाणु भार 238.03 एवं इसका घनत्व 19.05 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है, जबकि पृथ्वी पर सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। ठीक है। चलो अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा तना का उदाहरण नहीं है, तो वो है सर आपका शकरकंद। ठीक है। अब अभावजन्य रोग किसे कहते हैं, अभावजन्य रोग किसे कहते हैं सर, तो ये पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाले रोग को अभावजन्य रोग कहते हैं। थोड़ा इसके बारे में बता दूं कि वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषण के अभाव के कारण होते हैं अभावजन्य रोग कहलाते हैं। अभावजन्य रोगों की रोकथाम के लिए संतुलित आहार लेना आवश्यक है। अगला है मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन है, तो कौन है सर, ये आपका प्लीहा है। कौन है, प्लीहा है। तो थोड़ा सा बता दूं कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जंतु के कारण होता है तथा इसकी वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होती है। ठीक है। मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा होता है। इससे प्रभावित होने वाला अंग प्लीहा या तिल्ली है, जिसमें संक्रमण से आकार बढ़ जाता है। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत पादप नहीं होता है कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं सर, तो ये संश्लिष्ट तंतु कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है, कौन सा है सर, तो ये है डेमेंशिया। नेक्स्ट है हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है सर, तो ये आपका ये है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है भीड़ नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली अश्रु गैस में कौन सी गैस होती है, कौन सी गैस होती है सर, तो ये आपका कौन सी गैस होती है, तो ये आपका सर अमोनिया गैस होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित रहता है, कहाँ भंडारित रहता है सर, तो ये आपका यकृत में भंडारित रहता है।
और आज का आखिरी सवाल है कि H9N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? मतलब H9N2 इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से कौन सा रोग होता है सर? कौन सा रोग होता है? तो ये होता है सर आपका बर्ड फ्लू। क्या होता है सर? बर्ड फ्लू होता है। थोड़ा इसके बारे में बता दूं कि H9N2 एवं H5N1 इन्फ्लुएंजा वायरस ए का एक दुर्लभ प्रकार का वायरस है। दोनों ही वायरस एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू रोग का कारण बनता है। ठीक है, तो यहीं पे आपका सेट नंबर 13 क्या हुआ सर? समाप्त हुआ। ठीक है, तो आप इतना पेशेंस के साथ देख रहे थे, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जितना ज्यादा हो अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करो। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप साइनिंग ऑफ, जय हिंद।